नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो 2000 सीरीज का क्वेश्चन था, अब इसको 5000 क्वेश्चन कर दिया गया है और यह सीरीज का वीडियो पार्ट 4 है। इससे पहले जिन्होंने पार्ट 3 तक नहीं देखा है, जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर ज़रूर देखें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आगामी हर परीक्षाओं में से आप सबको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो बात करते हैं मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य की बात करते हैं। लोथल एवं चंद्रोड़ाहों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो बात करते हैं कि मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो लोथल एवं चंद्रोड़ाहों से मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। तो ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विकास के लिए विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। तो ग्रिड पद्धति। तो ये ग्रिड पद्धति में ये है कि नाली या कोई भी पाइप के द्वारा घरों के बाहर निकाले जाते हैं और पाइप नुमा संरचना बनाई जाती है, इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो ग्रिड पद्धति सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे। तो ये पीछे की ओर खुलते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां घर के पीछे की ओर खुलते थे, दरवाजे और खिड़कियां। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो हम बात करते हैं लोथल नगर के दरवाजे और खिड़कियां की बात करते हैं, ये मुख्य सड़क के ओर खुलते थे। और जबकि बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों और दरवाज़ों की खिड़कियां जो पीछे की ओर खुलती थी, वो बात करते हैं पीछे की ओर जब खुलती थी। और अब लोथल नगरों की बात करते हैं और ये दरवाजे और सड़क की खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर ही खुलते थे। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है संदेहवाफी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो संदेहवाफी की बात करते हैं, मिठास के लिए शहद का यूज करते थे। तो संदेहवाफी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, ये शहद का यूज करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो चावल के प्रथम साक्ष्य की बात करते हैं, इन लोथल से मिले हैं। तो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है संध्याकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं। तो फुरकाकोंड और कालीबंगा एवं लोथल से बात करते हैं, घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तो फुरकाकोंड, कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी। तो 16 के अनुपात में सिंधु सभ्यता के तौल की इकाई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो ये दोपहिया, चौपहिया और बैलगाड़ी व भैंस गाड़ी के यूज करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए दोपहिया, चार पहिया, बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी आदि का प्रयोग करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय किससे है। तो मेलूहा शब्द का अभिप्राय की बात करते हैं, ये सिंधु सभ्यता से है। तो बात करते हैं मेलूहा शब्द का अभिप्राय की बात करते हैं, ये सिंधु सभ्यता से है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है हड़प्पा संस्कृत का शासन संभवतः किस वर्गों के हाथों में था। तो वणिक वर्ग के हाथों में था हड़प्पा संस्कृत का शासन। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी
किसने कहा था? तो फिग्गट ने बात करते हैं फिग्गट की। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी फिग्गट ने कहा था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? तो उर्वरता की देवी की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को पूजा करते थे कि ये उर्वरता की धरती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, स्वास्तिक चिन्ह का संभवतः किसकी देन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता के स्वास्तिक चिन्ह की देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह की बात करते हैं तो ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मार्त देवी की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में मार्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है, नकली स्थान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया? तो ये मोहनजोदड़ो को नकली स्थान सिंधु सभ्यता का स्थल कहा गया है, मोहनजोदड़ो को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किससे चलता है? तो ये धौलीवीरा से हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता चलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? तो ये फिल खड़ी से बनी हुई थी। तो बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? फिलखंडी से ये बनी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरे की बात करते हैं, किससे बनी थी? तो फिलखंडी से ये हड़प्पा सभ्यता की मोहरे बनी थी। अगला क्वेश्चन है। अगला है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो ये शतरंज खेल में रुचि रखते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे कौन से खेल में रुचि रखते थे? तो ये शतरंज से रखते थे और इनका प्रिय खेल भी शतरंज था। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो हड़प्पा के सिंध का बाग की बात करते हैं तो ये मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे, बाकी सभी औजारों से लगभग परिचित थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला पहाड़ समान लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था? तो ये कालीबंगा था जो कि निचला पहाड़ किले से घिरा हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो ये सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सभ्यता प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो ये कपास की फसल वहाँ पर मुख्य रूप से उगाई जाती थी। तो हड़प्पा के लोग सबसे आगे कपास की फसल में थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समाजवाद की बात करते हैं तो उचित समतावादी थे। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? तो ये काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ये फिंडर नाम से पुकारते थे। तो सिंधु लोगों की बात करते हैं, कपास को ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो फिंडर नाम से पुकारते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो चंद्रवाहों का बात करते हैं। यहाँ पर एक ईंट में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ पर मिला है? तो ये चंद्रवाहों में मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है? तो ये लोथल में बात करते हैं हम, मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है। और बात करते हैं चंद्रवाहों में, तो एक ईंट में बिल्ली के पंजा का निशान और आगे कुत्ता के निशान मिलते हैं चंद्रवाहों में। जबकि बात करते हैं हम, मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण लोथल में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है,
सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? तो ये बाढ़ था। बाढ़ के कारण ही सिंधु सभ्यता के विनाश हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, आग में पकी हुई ईंट को क्या कहा जाता था? तो ये टेराकोटा कहा जाता था। तो आग में पकी हुई ईंट को टेराकोटा कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, गर्तावास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से मिले हैं गर्तावास गड्ढा का साक्ष्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये रोमन सिक्के की बात करते हैं। अरिकमेटू यानी पांडिचेरी के निकट एक स्थान है अरिकमेदु, वहाँ से रोमन सिक्के का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल क्या माना जाता है? तो 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य को हम पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन की बात करते हैं। आर्य शब्द का अर्थ होता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा की बात करते हैं, ये संस्कृत थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि की बात करते हैं। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो लोहा की खोज आर्यों ने सबसे पहले की थी। कौन? तो लोहा की खोज आर्यों ने सबसे पहले धातु की खोज की थी यार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द की बात करते हैं तो नृजाति समूह को आर्य शब्द इंगित करता है। तो नृजाति समूह को आर्य शब्द इंगित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग की बात करते हैं, शुल्ब सूत्र है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग की बात करते हैं हम, तो ये शुल्ब सूत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, वेदों का संकलन कर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों का संकलन कर्ता की बात करते हैं तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेदों का संकलन माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो ये प्रकृति की उपासना थी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण की बात करते हैं तो ये प्रकृति की उपासना थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था? तो हम बात करते हैं सोम की बात करते हैं तो 9वां मंडल ऋग्वेद में ये सोम को समर्पित था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिखा गया है? बात करते हैं ये ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद में एक पुस्तक थी ऋग्वेद नाम की, वहाँ से गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित हैं? तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं की बात करते हैं तो ये ऋग्वेद से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1008 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियों की बात करते हैं तो 1028 सूक्तियाँ ऋग्वेद में हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। तो अगर बात करते हैं ऋग्वेद में सूक्तियाँ की तो 1028 सूक्तियाँ हैं, जबकि बात करते हैं हम ऋचाएँ की बात करते हैं तो 10,462 और 10,462 ऋचाएँ हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो 250 यानी 250 इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं। और अगला लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो 200 अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है और इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।